नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जान रहे हैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है जो आपका टीजीटी पीजीटी का के लिए सही साबित होगा और उम्मीद भी है कि आप लोग इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट कराने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपकी जो गलतियां होना है भैया यही हो जाए, आपको वहाँ पेपर में बैठ के गलती ना करना पड़े। यही लिए आपको प्रत्येक दिन एक प्रश्नोत्तरी ज़रूर लगानी चाहिए और प्रश्नोत्तरी के लिए द मास्टर प्रकाश क्लासेज आप लोगों के साथ सदैव साथ है। तो बिना समय गंवाए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका। मिट्टी की बारात क्या है? मिट्टी की बारात किसकी रचना है बताएंगे आप लोग? नरेंद्र शर्मा की, रघुवीर सहाय की, शिवमंगल सुमन की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो बताना आप लोग। तो ये हो जाएगा भैया शिवमंगल सिंह सुमन की है मिट्टी की बारात। इनका जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इनके काव्य ग्रंथों में कौन कौन से हैं? तो मिट्टी की बारात इनका 1972 में है। हिल्लोल, जीवन के गान, इसको सब नोट करते चलिए आप लोग। बिंद हिमाचल, विश्वास बढ़ता गया तथा कटे अंगूठे के बंदवार हैं। ये इनकी इतनी रचनाएं हैं। ये कहने का हमारा उद्देश्य कि अगर शिवमंगल सिंह सुमन आए हैं तो शिवमंगल सिंह सुमन कहाँ पैदा हुए थे, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं अगर आप लोग नोट करते चलेंगे तो आपका पेपर में बहुत बड़ा ये सहायक होगा। बस जाते वक्त बस 2 दिन कॉपी पलटना, बस आपका सब इम्पॉर्टेंट रचनाएं आपका तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन आगे देखते हैं। 2019 ईस्वी का व्यास सम्मान किसे दिया गया? लीलाधर जगूड़ी को, ममता कालिया को, नासिरा शर्मा को, सुनीता जैन को। तो बताएंगे किसको दिया गया भैया? तो नासिरा शर्मा को दिया गया था। उनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कागज की नाव हेतु प्रदान किया गया था। हिंदी साहित्य में प्रथम व्यास सम्मान 1991 ईस्वी में रामविलास शर्मा को उनकी कृति है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी हेतु प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हिंदी में प्रथम सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस हिंदी में सरस्वती पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को कब दिया गया? 1991 में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार किसे माना जाता है? भारत भारती, ज्ञानपीठ, व्यास, सरस्वती। तो चौथा का कौन सा हो जाएगा आप लोग बताएंगे? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा जो साहित्यिक पुरस्कार का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह आजीवन साहित्यिक सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 5। बतूता का जूता तथा लाख की नाक, महंगू की टाई किसकी कृति है? तो बताएंगे आप लोग किसकी कृति है? तो बताएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, रघुवीर सहाय की, आलोक धन्ना की, जगदीश गुप्त की। तो 5 का कौन सा हो जाएगा? 5 का ये हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 6। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण का भूषण, शब्द रसायन का देव, परिमल का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव शतक का भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो आपका 6 का डी गलत हो जाएगा, सही जोड़ा नहीं है क्योंकि उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर जी लिखे हैं, ना कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? बताएंगे आप लोग। महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को। तो 7 का कौन सा हो जाएगा आपका? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि गांधी जी ने दी थी। 1912 में इन्होंने भारत भारती की रचना की। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। ये रचनाएं कई बार पूछी गई है कि भारत भारती की रचना किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त ने, जो उस समय आज़ादी के योद्धाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई, जिसकी वजह से ब्रिटिश शासन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास है एक, न भूतो न भविष्य किस लेखक की रचना है? बताएंगे नरेंद्र कोहली की, बी कुंवर नारायण की, सी रामदास मिश्र की, डी नरेश मेहता की। तो 8 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका
8 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो नरेंद्र कोहली की रचना है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस उपन्यास के लिए उन्हें ये भी पूछा गया है कि उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, तो व्यास सम्मान 2012 प्रदान किया गया था। और कौन देता है ये व्यास सम्मान पुरस्कार, तो के बिरला फाउंडेशन देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 9, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धरती को, शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर सहाय को, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। तो 9 का बताएंगे आप लोग, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर रंजना अरंगड़े ने कवियों के कवि शमशेर नामक पुस्तक भी लिखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 10, भाषा का वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन किसका है? तो बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, कामता प्रसाद गुरु का है, रामचंद्र शुक्ल का है, किशोरी लाल वाजपेयी का है। तो 10 का बताएंगे, ये स्टेटमेंट टीजीटी में पूछा जाता है। ये आप समझ लीजिएगा कि आपको भाषा संबंधी स्टेटमेंट भी याद करना पड़ेगा। और स्टेटमेंट 8, 10 है, अगर आप लोग सही से प्रैक्टिस सेट में लगे हुए हैं तो आपको कहीं और जगह जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं आपका रचना, यहीं आपका स्टेटमेंट सब याद करा दिया जाएगा। तो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि द मास्टर प्रकाश क्लासेज परिवार बहुत बड़ा परिवार बने और इसमें आप लोग सहयोगी बन सकते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा भैया आपका? तो कामता प्रसाद गुरु हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी की आदि जननी कौन है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृतिक। तो 11 का कौन सा हो जाएगा? हिंदी की आदि जननी संस्कृत हैं। संस्कृत पाल प्राकृत से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची है और फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? तो बताना, छंद लाता है कि अलंकार लाता है, किसी काव्य गुण लाता है कि डी रस लाता है? तो 12 का आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? तो काव्य गुण लाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, राजेंद्र यादव थे कि धर्मवीर भारती थी? तो 13 का आप लोग बताएंगे, धर्मवीर भारती कौन है? धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है भैया? धर्मवीर भारती हैं। 13 मार्च 1960 यानी होली अंक में छोटी किंतु महत्वपूर्ण संपादकीय घोषणा प्रकाशित हुई थी और इसी अंक से ही सही अर्थ में भारती जी की परिकल्पना के अनुसार धर्मयुग का प्रकाशन हुआ था। नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी के प्रथम गद्यकार है? ये तो समझ लीजिए, अगर जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहा है उसको तो बेहतरीन ढंग से ये पता होगा। तो बताना, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपका 14 वाला क्वेश्चन हो जाएगा भैया, प्रथम गद्यकार आपके लल्लू लाल हैं। प्रथम गद्यकार आपके लल्लू लाल हैं। इनकी कृतियां लिख लीजिएगा आप लोग, प्रेम सागर तथा सिंहासन बत्तीसी इनकी कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, डी जयशंकर प्रसाद। तो 15 का बताएंगे कौन हो जाएगा? तो भैया बाबू श्याम सुंदर दास हैं। बाबू श्याम सुंदर दास हैं। इनकी मेरी आत्मकहानी शीर्षक से 1941 में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडितानी, सी इंदुमती, डी 11 वर्ष का समय। तो 16 का आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो 11 वर्ष का समय आपका ये गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? तो आपका 11 वर्ष का समय हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? नई चाल में ढली, कवि वचन सुधा, विद्या सुंदर, चंद्रावली। तो बताएंगे 17 का कौन सा हो जाएगा भैया? 17 का सी हो जाएगा, विद्या सुंदर। 17 का सी विद्या सुंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? बताएंगे नूतन ब्रह्मचारी को, तितली को, त्यागपत्र को कि परीक्षा गुरु को? तो आपका हो जाएगा परीक्षा गुरु को माना जाता है। ये पूछ लेगा किस सन में रचना की गई इसकी, तो नोट कर लेना 1882 ईस्वी में की गई। किसने किया? तो लाला श्रीनिवास दास ने किया था। मतलब किया है, नहीं तो समझो किया था। आज भी रचना है कि नहीं?
हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? महादेवी वर्मा को, रामधारी सिंह दिनकर को, मुंशी प्रेमचंद्र को, सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो 19 का आंसर देंगे आप लोग फटाफट। 19 का कौन सा हो जाएगा? तो बताएंगे उपन्यास का सम्राट उपाधि किसको दी गई? तो मुंशी प्रेमचंद्र को दी गई भैया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत बढ़िया है। झूठा सच के लेखक कौन है? 20 नंबर यशपाल हैं, कबीर हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, डी आपके मैथिली शरण गुप्त हैं। तो 20 का आप लोग बताएंगे। 20 का हो जाएगा ए यशपाल हैं। इनकी अन्य कृतियां लिख लीजिएगा, बहुत मतलब जो पूछी ही जाती हैं आपकी, तो लिखना दिव्या, देशद्रोही, दादा कॉमरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? अज्ञेय का, मुक्तिबोध का, रामविलास शर्मा का, भारत भूषण अग्रवाल का। तो 21 का बताएंगे आपका कौन सा हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा अज्ञेय का। इनकी और रचना लिख लीजिएगा आप लोग। सदा नीरा है, चिंता है, इत्ती अलम है, बावरा अहेरी है, पहले मैं सन्नाटा बुनता था, सागर मुद्रा है, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये सब इन्हीं का एक उपन्यास इनका बहुत पूछा जाता है। नदी के द्वीप तथा शेखर एक जीवनी, इनकी बहुत उपन्यास बहुत बार पूछा गया है। और इनके कुछ कहानी संग्रह है, विपथगा, शरणार्थी तथा परंपरा, ये भी कई बार पूछा गया है। तो आगे देखेंगे भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? बताना। छायावादी युग, शुक्ल युग, छायावादोत्तर युग और आपका द्विवेदी युग। तो 22 का बताएंगे फटाफट आंसर आप लोग। 22 का कौन सा हो जाएगा भैया? 22 का डी हो जाएगा, द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, रीतकाल का अन्य नाम क्या है? इसको सब लोग जानते हैं कि रीतकाल का अन्य नाम स्वर्णकाल होता है, कि उद्भव काल होता है, कि श्रृंगार काल होता है, कि संक्रांति काल होता है। तो 23 का आप लोग बताएंगे। तो रीतकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, क्योंकि किस लिए कहा जाता है भैया? क्योंकि इसमें सब श्रृंगारी कवि पैदा हुए थे। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 24, जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नाहि, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक है? बताना। अंधेरे व प्रकाश के, बी ऑप्शन बुरे और अच्छे के, सी ऑप्शन अज्ञान और ज्ञान के, डी ऑप्शन प्रभु और प्राप्ति के। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा भैया सी, अज्ञान और ज्ञान के। अंधियारा का मतलब अज्ञान होता है और दीपक का मतलब होता है ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, या लकुटी आरु कमरिया पर राज तिहु पुरको तज डारो, किस की पंक्ति है? सूरदास की, नंददास की, रसखान की, मीराबाई की। तो 25 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो भैया ये रसखान की है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान किस एक नेत्रहीन नेत्र से विहीन था? बताएंगे। 26 का कौन सा हो जाएगा? तो 26 का आपका डी हो जाएगा। 26 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जैसी ने स्वयं को अपने को एक आँख काना कहा था, उन्हें ये इस पे एक पंक्ति लिखी गई है, लिखे हैं इन्होंने, मोहम्मद बाई दिस तजी एक सरवन एक आँख एक नैन कवि मुहम्मदी गुनी, साहिबी मोहा जेई कवि सुनी। ये सब PDF आप लोग को मिल जाएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी के कवि हैं? बताना। रहीम दास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीर दास, तुलसीदास। तो ये आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीर दास जी हैं। तुलसीदास किसके हैं? रामाश्रयी शाखा के। और मलिक मोहम्मद जैसी आपके जो है भैया ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28, कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध का, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो 28 का आपका हो जाएगा, इन्होंने सी स्त्री पुरुष की समानता का कोई वर्णन नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? बताना। मीराबाई, सूरदास, सी रसखान, डी विद्यापति। तो 29 का बताएंगे आप लोग अष्टछाप के कवि हैं तो आपके सूरदास हैं। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य आप लोग लिख लीजिएगा कि विठल दास ने संवत 1602
कि लगभग अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों तथा अपने 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवियों की एक मंडली की स्थापना कर दिया। और उसी अष्टछाप कवियों में कि 8 कवि का आप नाम नोट करिए भैया। तो लिखिएगा कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छिद स्वामी, चतुर्भुज दास शामिल हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, कबीरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज है कि खड़ी बोली है कि कन्नौजी है कि सदुकड़ी? इसमें आप देखेंगे कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन उठा था किसने कहा है इनकी भाषा को सदुकड़ी। ये तो अपने मन से तो कहे नहीं कि हमारी भाषा सदुकड़ी है, तो ये भी बताइएगा। तो इसको तो सब बता देंगे कबीर की भाषा सदुकड़ी है, लेकिन किसने कहा है? तो इनके 3 कवि हैं। श्याम सुंदर दास ने कहा पंचमेल खिचड़ी है इनकी भाषा को, मतलब कोई और छोर नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा के डिटेक्टर के रूप में स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, बसई पक्षी बोलई बहु भाखा करहु हुलास देखिए शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बताना, कबीर हैं, जायसी हैं, रामानंद हैं कि तुलसीदास हैं? तो बताइएगा 31 का कौन सा हो जाएगा भैया आपका? तो ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी का। और मलिक मोहम्मद जायसी का और रचनाएं लिख लीजिएगा। अच्छा, ये कमेंट में अभी एक बता चुके हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किस भक्ति शाखा के कवि हैं, जरूर बताइएगा। इनकी अन्य रचना लिखिएगा पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? ये जान लीजिएगा, इसको सब लोग जानते हैं कि बिना आँखों से इतना ममत्व देख लिया, सोचो आंखें होती तो कितना देखते। तो ये वात्सल्य रस के सम्राट है। किस रस के भैया? तो बोलते रहिए हमारे साथ, वात्सल्य रस के। पानी वानी पी लीजिए ताकि बढ़िया एनर्जी बनी रहे, क्योंकि आपको एक सीट पक्की करनी है। आदिकाल की रचना है, बताना। अखरावट है, छत्रसाल दशक है, दीप शिखाए खुमार रासो। तो ये सब जानते हैं आदिकाल की रचना आपका खुमार रासो है। अब पूछ लेता है कि खुमार रासो किसने लिखा? तो दलपति विजय ने लिखा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो बताएंगे हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, किस साहित्य के लेखक के काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक है? मतलब कवि विभाजन तो सब लोगों ने किया है, लेकिन सब में कवि का सबसे ज़्यादा नाम तो मिश्र बंधु ने लगभग 5000 कवियों का विभाजन किया है, कवियों को अपने काल विभाजन में डाला है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो बताना, राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। डी आपका शिव सेंगर कृत सरोज। तो बताना 36 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो वहाँ 4 रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक बताइएगा। गार्सा दत्तासी, जॉर्ज गियर्सन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो 37 का आपका कौन सा हो जाएगा भैया? गार्सा दत्तासी। क्या हो जाएगा? गार्सा दत्तासी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो बताएंगे कौन हो जाएगा? अर्थकथा हो जाएगा, मेरी जीवन प्रवाह हो जाएगा, कि चांद सूरज के बीरन हो जाएगा, कि मेरी आत्मकहानी हो जाएगी? तो बताएंगे 38 का कौन सा हो जाएगा भैया? अर्धकथा हो जाएगा, चाहे अर्धकथा है चाहे अर्धकथानक। क्वेश्चन ऑप्शन एक ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? बताना। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वित्त विचार। तो 39 का आप लोग बताएंगे अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह ये हजारी प्रसाद के हैं, लेकिन वित्त विचार आपका हजारी प्रसाद का नहीं है। तो फिर है किसका? तो वित्त विचार आपका सुखदेव मिश्र जो रीतकालीन कवि हैं उनका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40,
बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित होता है और उसमें साहित्य की रचनाएं होने पर वह क्या बन जाती है? तो ब्रज भाषा बन जाती है, उपभाषा बन जाती है, लिपि बनती है, क्षेत्रीय रूप। तो वो आपका उपभाषा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा भैया? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपभाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची से है कि ब्राड़चर से है कि मगही से है कि सौरसेनी से है? तो 41 का आपका हो जाएगा ब्राड़चर से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। तो 42 का कौन सा है आपका? तो महाराष्ट्र इसके अंतर्गत नहीं आता और सब आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43, भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। तो कौन सा हो जाएगा भैया? सार्थक इकाई पूछ रहा है इसलिए शब्द होगा। अगर केवल ध्वनि पूछता तो आपका ये ध्वनि हो जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? बताना। अविधात्मक लक्षणा संयुक्त, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो कौन सा हो जाएगा भैया? कार्यालय हिंदी की भाषा अविधात्मक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, भाषा है एक अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, सहजात योग्यता संपत्ति। तो बताना 45 का कौन सा हो जाएगा? तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं तो भाषाओं को सीख के ही आते हैं। जैसे आप राजस्थान में चले जाएंगे तो राजस्थान की भाषा सीखा है, तमिल चले गए तमिलनाडु की भाषा सीख है। तो सीखना मतलब इकट्ठा करना, और इकट्ठा करना को ही हम व्याकरणिक दृष्टि से अर्जित संपत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित वर्ण द्वि गुण व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो बताना। टा, ठा, ढ़ा और ड़ा। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा भैया? सी हो जाएगा। अच्छा, एक बात, ऐसे जब दिया रहे डा, ढा जो होगा तो इसको आप द्विगुण व्यंजन में नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये वर्ग का अक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 47, पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? बताना। ब्रज से, खड़ी बोली से, बुंदेली से कि अवधी से? तो 47 का आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है। तो पवारी इनमें से किस भाषा के? तो बुंदेली की। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, रामचरितमानस कितने कांडों में है? तो रामचरितमानस का आंसर आप लोग बताएंगे 48 का कौन सा हो जाएगा? तो 48 का आपका भैया बी हो जाएगा। रामचरितमानस 7 खंडों में याद कर लीजिए। कभी कभी क्रम पूछता है तो बा, आ, किसु, लऊ। इसका मतलब समझ रहे हैं? इतनी बढ़िया बातें। तो बा माने बाल कांड है, आ माने अरण्य कांड है, अयोध्या कांड है, दूसरे आ माने अरण्य कांड है, की माने क्या हो? किष्किंधा कांड, सु माने सुंदर कांड, और ला माने लंका कांड, उ माने उत्तर कांड। तो याद कर लिए बा, किसु, लऊ। ये सा है, नहीं जा समझो, ये सा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, एकांकी में अन्वित अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत स्थान के साथ किसे निर्वाक की गणना नहीं की जाती? तो बताना। पात्र, कार्य, प्रकरी, पाठका। तो बताना कौन सा नहीं? एकांकी। एकांकी का मतलब नाटक टाइप में जो होता है ना भैया, वही में किसकी गणना नहीं होती है। तो 49 का देखेंगे, 49 का ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा कार्य। आगे वीडियो शेयर भी करिएगा आप लोग। ये टीजीटी पीजीटी के लिए 100 क्वेश्चन समझ लीजिएगा, रामबाण सिद्ध होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? बताएंगे आप लोग। गीत काव्य की, प्रगीत की, नाटक की, चंपू काव्य की? तो 50 का बताइएगा। डी हो जाएगा भैया, ये चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या होता है? तो गद्य पद्य का मिश्रण ही चंपू काव्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा है, बरयो है, कुंडलिया है, सवैया? तो 51 का कौन सा हो जाएगा? अपभ्रंश का मुख्य छंद आपका ए है, दोहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, आगरा का बोली क्षेत्र है? बताना। अवधी की, खड़ी बोली है कि ब्रज है कि छत्तीसगढ़ी है? तो 52 का आपका सही हो जाएगा भैया सी, आगरा की बोली ब्रज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो बताना। राम सिंह, योगेंद्र, हेमचंद्र, मेरतुंग। तो 53 का आपका कौन सा हो जाएगा? बताएंगे। 53 का आपका भैया बी हो जाएगा, योगेंद्र।
क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, सजन सकारे जाएंगे नैना मरेंगे रोए, उक्ति किसकी है बताना भैया। अमीर खुसरो की है कि कबीर की है कि दादू दयाल की है कि रहीम की। बेहतरीन क्वेश्चन है और वैसे व्यवहारिक दृष्टि से भी है कि सजना सकारे जाएंगे नैन मारेंगे रोए। तो 54 का आपका कौन सा हो जाएगा भैया, 54 का ये हो जाएगा, अमीर खुसरो ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिएगा। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, सी पंक्ति की संपूर्णतः आवृत्ति, डी आपका एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो 55 का कौन सा बेहतरीन जवाब होगा, तो लक्षण ना हो तो आपका सी वाला लक्षण नहीं है और सब आपका लक्षण है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 56, वर्णों की एक से अधिक आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति आए भैया वहाँ आप अनुप्रास लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, श्रोता किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए भैया आपका मध्यम पुरुष होता है। तो हो सकता है अब की बार ये क्वेश्चन पूछे कि वक्ता के लिए कौन सा होता है। तो वक्ता के लिए आपका प्रथम पुरुष होता है और प्रथम पुरुष को ही हम लोग वक्ता जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है। आपका कौन सा होता है, उत्तम पुरुष होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया लगेगी बताना। संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया कि सकर्मक क्रिया। 58 का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आप लोग जवाब दीजिएगा। इसमें हो जाएगा भैया वाक्य में सकारात्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है बताना। अनधिकृत बी, अनाधिकृत सी, अनाधिकृत डी, अनाधिकृत। तो 59 का आंसर बताएंगे आप लोग, डी हो जाएगा आपका, अनधिकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है बताना। आधीन, ये तो गलत है क्योंकि आधीन नहीं होता भैया, अधीन होता है, यहाँ पे मात्रा नहीं होती। ज्योत्सना, यही ज्योत्सना आपका कि इसमें बताना गलती क्या है। तो गलती आपका अधीन है, ज्योत्सना, अहर्निश, अनुग्रहित, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है बताना। निर्वेद आपका स्थायी भाव है, शंका, अमर्ष, भक्ति। तो बताना सनासन। 61 का आपका डी हो जाएगा, संचारी भाव भक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, धीरे धीरे का समास कौन सा होगा। द्वंद्व, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्विगु समास। तो 62 का आंसर आप लोग देंगे, 62 का हो जाएगा बी हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जहाँ पर संज्ञाओं की आवृत्ति 2 बार हो जाए धीरे धीरे, तो वहाँ आप लगा दीजिएगा कौन सा अव्ययी भाव समास। जैसे कह देगा घर घर जाके प्रचार हो रहा है, तो जो घर घर है वो भैया आपका अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, संधि विच्छेद कीजिए। पुष्पांजलि, पुष्पधन अंजलि, पुष्पाधन अंजलि, पुष्पधन अंजलि और डी ऑप्शन पुष्पधंजलि। तो इसका बेहतरीन आंसर हो जाएगा पुष्पधन अंजलि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि कि गण स्वर संधि कि दीर्घ स्वर संधि। तो 64 का आपका डी हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्य किए विभक्ति को किस पद के साथ कर्म कार्य किए व्यक्ति को तो बताना किसके साथ प्रयुक्त होगा आपका 65 वाला क्वेश्चन। तो 65 का सी हो जाएगा, को गौण कर्म पद के साथ प्रयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है बताएंगे। जट्ठा, तपसी, थोड़ा, अग्नि। तो 66 का आंसर देंगे आप लोग, 66 का कौन सा हो जाएगा। तो 66 का आपका डी हो जाएगा, अग्नि होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। अक्ष, चक्षु, अश्रु, अश्रु। तो 67 का आपका सी हो जाएगा, अश्रु। क्वेश्चन नंबर 68, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं हमें। जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है कि क्रिया उपवाक्य है। तो 68 का आपका सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा शब्द आहि का पर्यायवाची नहीं है। उरग, सरीसृप, पावननाश, सिंधुर।
तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा, 69 का डी हो जाएगा। याद कर लीजिए, ये पावन नाश होता है, उरग सरीसृप होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? कुतुब मुस्तरी, कदम राव व पदम राव, शिकारनामा, इरशादनामा। तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा भैया ए, कुतुब मुस्तरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? बताना। सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है, कि रासो साहित्य से है, कि नाथ साहित्य से है आपका, कि जैन काव्य से है? तो 71 का आपका हो जाएगा भैया ए, सिद्ध साहित्य से है। और जिसके पीछे सरहपा कोई पा जो मतलब पा पे आ की मात्रा पा लगी हो, वो जान लेना आप कि ये सिद्ध साहित्य के हैं। अगला, इनकी संख्या कितनी होती है, कई बार पूछा गया, तो इनकी संख्या आपका 84 होती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है? बताना। सूरदास, कुंभनदास, नंददास, सुंदरदास। तो 72 का आपका डी हो जाएगा, अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो सुंदरदास नहीं हैं। और अभी भी पहले, इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तब 8 कवि की रचना लिखवा दिए थे। आप जाएंगे ना तो वहाँ भी आपका एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। बस आप कॉन्सेप्ट मजबूत रखिए और द मास्टर प्रकाश क्लासेस पे आप लोग विश्वास बनाइएगा, और विश्वास बनाएंगे आप लोग भी ईमानदारी से पेपर सॉल्व करते रहे, तो ऐसा नहीं है कि आपकी एक सीट पक्की नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 73, ओघ शब्द का पर्यायवाची है? ढेर का, ढोंग का, ढीठ का, डेरा का। तो 73 का बताएंगे आपका ही हो जाएगा ए, ढेर का है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? उल्लाला मात्रिक छंद है, उल्लाला बाणिक छंद है, उल्लाला संगीतात्मक छंद है, उल्लाला कोई छंद ही नहीं है। तो 74 का बताएंगे आपका 74 का ये हो जाएगा, उल्लाला एक मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 75, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 5। तो 75 का आपका हो जाएगा भैया, मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। मात्रिक छंदों में अगर स्वर में मात्राएं पूछी जाएगी तो 3 होता है, एक मात्रिक, 2 मात्रिक। लेकिन ये आपका मात्रिक छंदों में पूछा गया तो कौन कौन होते हैं? लघु और कौन सा? दीर्घ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका 76 से 80 तक, मतलब 76, 77, 78, 79, 80, 5 क्वेश्चन आपका गद्यांश से। इसको आराम से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या होगा? तो डॉक्टर वर्मा कुमार लेखन शैली है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाटक में राष्ट्रीयता है, डॉक्टर वर्मा के एकांकियों में रंग मंचीयता है। तो 76 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया? 76 का बी हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली है विरोधात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक। तो 77 का कौन सा हो जाएगा? सी, आलोचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 78, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी का मूल स्वर क्या है? यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुखवादी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 78 का आपका भी हो जाएगा, आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 79, रंगमंचयता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी सफल हैं, असफल हैं, संपादन मांगते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का आपका हो जाएगा भैया ए, सफल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 80, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों की चित्रण किया गया है? शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की समस्या का, बी राजनीतिक समस्या का, सी शोषण की समस्या का, और डी आपका सामाजिक समस्या का हो जाएगा। तो 80 का आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा भैया ए, शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81, वही क्वेश्चन जो अभी आपसे पूछे थे, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो वर्ड कहते हैं कि समरूप, ग्रेफिम कहते हैं कि रूप कहते हैं कि आपका शब्द कहते हैं। तो 81 का आप लोग आंसर बताएंगे, बी हो जाएगा, मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफिम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और पुलित का क्या है? तो ये आपके क्या हैं? ये स्वर हैं आपकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 83, चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास से है? कर्मधारय समास है कि तत्पुरुष है, क्या बेभाव समास है कि बहुब्रीहि समास है? ये सब आपका संस्कृत का समास है। तो 83 का आपका भैया हो जाएगा सी, अब बेभाव समास है। सिलेबस में आप लोगों को हम समझाए हैं कि समास आपका हिंदी भी पूछा जाएगा, समास आपका संस्कृत का भी पूछा जाएगा, इसीलिए वह बेहतरीन तरीके के लिए दोनों जरूर पढ़िएगा। और वैसे भी आपको ज़्यादा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, मास्टर प्रकाश आपके चैनल साथ है, बस शेयर जरूर करिएगा। अगला देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 84,
प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है तो बस प्रतिधन अर्पण वैसे लिखा जाएगा, प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। सुशिक्षित में उपसर्ग है पर, सु, उ, किसी, तो 85 का कौन सा हो जाएगा भैया, सु उपसर्ग हो जाएगा सुशिक्षित में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है, तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि है। किस पुस्तक में लिखा है, तो आप लोग बताएंगे कि नाट्य शास्त्र में लिखा, और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87। अर्णचंद्र का मुहावरे का अर्थ बताना। जंगल की सुंदरी, बी जंगल में मंगल, सी निष्प्रयोजन पदार्थ, डी निरर्थक बनाव श्रृंगार। तो 87 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे भैया, तो 87 का आपका सी हो जाएगा, निष्प्रयोजन पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, तो बताना। टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। तो 88 का आपका ये हो जाएगा, टीला नहीं है, टीला एक संज्ञा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। अमर्क शब्द का विलोम क्या होगा, तो अमर का भैया मृतक होगा, मृत्यु होगा, कि मरण होगा, कि डी ऑप्शन मर्त्य होगा। तो 89 का हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90। हमें प्रतिदिन सूर्य का नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। उपसर्ग है, प्रतिदिन की अव्यय है, सी सर्वनाम है, कि डी आपका कारक है। तो 90 का बेहतरीन आंसर हो जाएगा, जो प्रतिदिन है आपका अव्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे आप लोग। तद्भव शब्द है, तो हम आपको बताएं तद्भव शब्द वही होता है जहाँ चंद्र की बिंदु लगा दिया जाए। अब देखेंगे आप, अंधेरा में चंद्र की बिंदु लगी है, इसलिए यह तद्भव शब्द है। प्रकाश का क्या हो जाएगा, उजाला, चंद्र का चंद्रमा, रात्रि का चंद्र का चांद हो जाएगा, रात्रि का रात हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। लिखावट में प्रत्यय है, अट प्रत्यय, वट प्रत्यय, अवट प्रत्यय या आवट प्रत्यय। तो 92 का आपका डी हो जाएगा, आवट प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से भाववाची वाक्य का चयन कीजिए। वह रोती है, स्वादिष्ट खीर फायजा द्वारा पकाई गई थी, वह कौन है, उन लोगों से आज खेला नहीं जा सका। तो 93 का आपका सही हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, रचना, प्रार्थना, पत्र की आज्ञा। तो 94 का बेहतरीन आंसर आपका सी हो कौन सा हो जाएगा, सी पत्र। पत्र क्यों लिखा जाता है, पत्र लिखी नहीं जाती। रचना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, आज्ञा दी जाती है, लेकिन पत्र लिखा जाता है, ना कि लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। वचन बदलिए, लड़कियां एक वचन, तो इसका वचन लड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, लड़की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे आप लोग। इनमें से कौन सा पद विशेषण नहीं है, भयभीत, निर्भीक, भीरु, भाव। तो 96 का कौन सा हो जाएगा आपका, 96 का डी हो जाएगा, भाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल। तो 97 का आपका हो जाएगा ए, सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 98। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ बताना। नाग का क्या अर्थ होता है, रक्त, पारा, हाथी, मोक्ष। तो नाग का एक शब्द आपका हो जाएगा हाथी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है, मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठ जाना, एकदम नहीं। स्वावलंबी होना नहीं, स्वार्थ सिद्ध करना नहीं, घर में बेकार बैठना, मतलब अंडे सेना होता है। क्वेश्चन नंबर 100 और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और यहीं भैया इतना प्रैक्टिस सेट लगाइए कि जितनी गलती होना हो यहीं हो जाए। क्योंकि कुछ हम देखते हैं कि जब पेपर देकर कुछ लोग लौटते हैं ना, तो ये कहते हैं हम तो लगा रहे थे, ए लग गया बी। कैसे लग गया बी, यहीं जो बी सी लगाना हो यहीं लगा लीजिए भैया, क्योंकि यही के क्वेश्चन आपकी मेरिट बनाएगा। इसलिए द मास्टर प्रकाश क्लासेज आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक प्रश्नोत्तरी ला रहा है, जो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत बेहतरीन सिद्ध होगा। तो आप लोग बिना समय गंवाइए प्रत्येक दिन प्रश्नोत्तरी लगाइए और डिटेल भी जानिए। कॉपी पेन कलम लेकर बैठिए, ताकि हर बातों को आप नोट करते चलिए, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें लगने का मतलब क्या है। चारों ऑप्शन बोलेंगे, आपको केवल आंसर लिख लेना है। तो देखेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो 100 का आपका सी हो जाएगा, पूजा। इस पद क्वेश्चन भी पूजा इस पद के नाम से खत्म हुआ भैया, पूजा उजा करके। तो
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिएगा भैया और मस्त रहिए आप लोग।